नाज़रीन, प्रोग्राम में पाकिस्तान टुनाइट, मैं हूं वहाब हसन। IMF और पाकिस्तान के दरमियान 6.7 अरब डॉलर्स का कर्ज प्रोग्राम 30 जून यानी आज से ठीक 6 दिन बाद मुकम्मल हो रहा है। ताहम अब तक इस मुआहदे में पाकिस्तान की IMF से मामला तय नहीं पाए थे और IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ की किस्त जारी नहीं की गई थी। IMF की एक के बाद एक नई शराइत ने पाकिस्तान को अदमुआ कर दिया था, लेकिन मजाल है कि जो IMF ने घुटने टेके हों। IMF को हमारी वजारत ख़जाना और बिलखुसूस इसहाक डार की जानिब से डराने धमकाने के हरबे भी इस्तेमाल किए गए। इसहाक डार इस मुआहदे से मुताल्लिक इतने दबाव में थे कि इस मुताल्लिक सवाल पूछे जाने पर भी वो इश्तियाल में आ जाते थे। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस मुआहदे की तकमील से मुताल्लिक आवाम से दुआएं करने की इल्तिजा भी की थी। हुकूमत की जानिब से प्लान बी होने और IMF के बगैर भी निज़ाम चलते रहने की खुशखबरियाँ भी सुनाई गई थीं, लेकिन आज अचानक ये खबरें आना शुरू हो गईं कि पाकिस्तान और IMF हतमी डील के करीब पहुँच गया है, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जल्द मुतवक्के भी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान नवे जायज़े और प्रोग्राम की बहाली की राह में रुकावटें दूर हो गई हैं। ज़राए ने यह भी कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और IMF की MD से हालिया मुलाकात और राबतों से ये पेशरफ्त मुमकिन हुई है। वज़ारत ख़जाना और IMF टीम के दरमियान भी 3 दिन से मुज़ाकरात जारी थे। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब बातचीत और नई ड्राफ्ट की तैयारी का अमल जारी रहा। हुकूमती ज़राए दावा करते हैं कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान मज़ीद मसला या फिर तकनीकी दिक्कत ना हुई तो नवा जायज़ा तकमील को पहुँच जाएगा और आज सुबह IMF और वज़ारत ख़जाना की टीम ने नए ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी है। पाकिस्तानी हलकों के लिए ये खबर इसलिए भी इतनी हैरान कुन थी क्योंकि गुज़श्ता रोज़ तक तो ये खबरें गर्म थीं कि IMF ने हालिया बजट में किसी भी किस्म की नज़रसानी से कबल पाकिस्तान से मामला तय करने से इनकार कर दिया है और फिर अचानक हुकूमती ज़राए से आने वाली इन खबरों ने सबको हैरान कर छोड़ा था, जिसके बाद इस हैरानी का खात्मा ऐन उस वक्त हुआ जब कौमी असम्बली के बजट सेशन में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार आए और बज़ाहिर IMF की एक और शर्त को तस्लीम करने का ऐलान किया, जिसके बाद अब इजाफी 215 अरब रुपए के टैक्सेस आयद किए जाएंगे। गो के इसहाक डार ने अपनी तकरीर में यह बावट ज़रूर कराया कि इन टैक्सेस का बोझ गरीब और मुतवस्सित तबके पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इनका ये वादा कितना वफा होता है फिलहाल यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। हुकूमत पाकिस्तान और IMF की जो टीम है, एक आखिरी भरपूर कोशिश की जाए ताकि पेंडिंग रिव्यू को मुकम्मल किया जा सके। इन मुज़ाकरात के नतीजे में माली साल 23-24 के लिए फाइनल उसमें हमने 215 रुपए के टैक्स सिर्फ माने हैं जो कि लगाने की तजवीज़ है। इनका बोझ गरीब और मुतवस्सित तबके पर ना पड़ने की हमने इंश्योर किया है। मैं कई दफा कहा कि अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है, आया हो जाए बिस्मिल्लाह, खुदा ना खास्ता ना हो तो फिर भी गुजारा होता है, आगे भी किया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के बकौल वफाकी बजट को भी 1-2 रोज़ में मंजूर कर लिया जाएगा। यानी इस बजट से मुताल्लिक जो एक सियासी महाज आराई हो रही थी उसके भी ख़त्म होने का इंदिया है, क्योंकि ये वही मुश्किल है मुआशी मामलात या हालात हैं जिसको लेकर हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों को अपनी सियासी और इंतखाबी साख का चैलेंज भी दरपेश है। और इसी चैलेंज के बायस हालिया दिनों में हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान दरारें पड़ने और तनाव बढ़ने की बातें भी गर्म थीं। गो के इस मुतालिक अब बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है, जबकि गुज़श्ता रोज़ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को अपना सियासी यार और आसिफ अली जरदारी को यारों का यार करार दिया। बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को भी खूब तारीफ़ों के पुल बांधे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी मेहनती तरीन वज़ीर आज़म करार दिया। इसके बाद साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात भी हुई, जिसमें उन्होंने जहां एक बार फिर मुल्क की माशी समत को दुरुस्त करने का दावा किया, वहीं मुस्लिम लीग नून को धोखा ना देने का वादा भी किया। बात है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सियासी कैंप पर आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आने की बातें भी हो रही हैं। बिलखुसूस साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक अगले माह को हतमी महीना कहा जा रहा है। क्या नवाज शरीफ की वापसी और पीपल्स पार्टी की जानिब से मौजूदा एहतियात से मुताल्लिक नरम गोशा होने की बातों का आइंदा होने वाले इलेक्शन और इस इलेक्शन में अगले सेटअप से कोई लेना देना है?
इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नून की रहनुमा माइज़ा हमीद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर, और कुछ देर बाद हमें इसी सेगमेंट में ज्वाइन करेंगे मुआशी उमूर के माहिर हैं डॉक्टर खाकान नजीब। आप दोनों गेस्ट का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा मुझे ज्वाइन करने के लिए। माइज़ा हमीद साहिबा, ये बताइएगा, पहले डॉलर जो था डार साहब से डरता था, अब डार साहब डॉलर से डर रहे हैं। ये भी बता दीजिएगा कि डार साहब ने कहा था कि आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, लेकिन अब आईएमएफ के पास ही गए हैं। आईएमएफ ने नाक से चने जो लकीरें निकलवा दी हैं, क्या कहेंगी इस पर? जब जाना ही था आईएमएफ के पास तो पहले क्यों कहा कि आईएमएफ के पास नहीं जाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। बात यह है कि हमने कभी भी ये नहीं कहा था पीटीआई की तरह कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे। कोई लंबे चौड़े वादे हमने ऐसे नहीं किए थे जो हम लोग जो है उनको पूरा ना कर सकें। बात ये थी कि आईएमएफ ने कुछ कड़ी शराइत रखी थी जिसकी वजह से जो है सारा कुछ जो है जो मलबा था वो अवाम पे गिरना था, और मियां नवाज शरीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते थे कि ये मलबा जो है जो इमरान खान का किया धरा है और पीटीआई का किया धरा है उसका जो खुमियाजा है वो आम आवाम भुगते। और इसमें जो कड़ी शराइतों में पेट्रोल की कीमत की जो है वो भी बढ़ने का आपने जो है पेशगोई की थी। उसके बाद जो है दीगर जो अशियाए नोश जो आम चीज़ें इस्तेमाल करने की हैं वो भी जो है वो उनकी कीमतें बढ़ाने का कहा गया था। तो उसको रीनिगोशिएट करना, उनसे बातचीत करना और उनसे अपनी शर्तें मनवाने में हमें टाइम लगा, और जो है इस दफ़ा जो है स्पेन में कोशिश पूरी की गई और शहबाज शरीफ साहब जो है 90% जो है वो कामयाब हो गए हैं। अगर आप हमसे शेयर करते हैं माया साहब, चंद एक शर्त आप शेयर करते हैं कि डार साहब ने वो शराइत आईएमएफ वफ़द के सामने रखी हों और आईएमएफ ने उसको कबूल किया हो। चंद एक बता दें, चूँकि अभी तक तो हमारे पास खबरें जो बजट पेश किया गया था उस पर भी एतराज़ हैं। देखिए, जो बजट पेश किया था उसमें जो बजट अभी पेश किया है उसमें आईएमएफ के साथ हमारे साथ कोई भी मुआहदा हुआ या ना हुआ, लेकिन जो ज़्यादा इम्कान है होगा उसमें जो है ये जो कड़ी जो शर्तें थी जिसके अंदर कीमतें आम चीज़ों की कीमतें बढ़ाना, टैक्स बढ़ाना, दीगर जो चीज़ें हैं इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना, दीगर सारी चीज़ें हैं, उनमें अगर कीमतें बढ़ जाती तो आम आवाम पे सारा मलबा गिरता। और आम आवाम का कोई कसूर नहीं है कि वो एक सिलेक्टेड हुकूमत में जो है वो इमरान खान साहब की गलतियों का खुमियाजा भुगतें। तो हमारी पूरी कोशिश रही है कि ये जो बजट आ रहा है उसमें हम जब आईएमएफ के साथ जो मुआहदा करें उसमें जो है किसी किस्म की शराइत जो है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आम आवाम पे जो है वो आए। मसलन जो है फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि पेट्रोल की कीमतें पिछले दिनों में कम हुई हैं और जो है उनको जो कम हुई हैं उसी तरह रहेंगी। वो आम आवाम पे जो है वो ये नहीं होगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाएं या आम जो महंगाई का असर है वो आम आवाम के ऊपर आए। जिस तरह की माशी हालत में मुल्क को छोड़ा गया था उसमें जो है आम आदमी को हम कतई ही नहीं चाहते कि उसे तन्हा और अकेला छोड़ें एज फार एज महंगाई इज कंसर्न्ड। माया साहिबा, जब आदम तहरीक आई थी फिर नून लीग इक़्तिदार में आई, उससे पहले के मामलात और अभी के मामलात बड़े डिफरेंट हैं। मैं आपके पास आऊँगा चूँकि एक 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस भी लगे हैं, पता नहीं किस वजह से लगाए गए हैं, कौन इसकी भरपाई करेगा, क्या टैक्सेस हैं, मैं आपसे ये भी जानूँगा। अभी मैं तैमूर तालपुर साहब से बात कर लूँ। तैमूर साहब, आप ये बताइएगा कि बजट में सिंध का जो सैलाब मुतासरीन का हिस्सा था वो जब मंजूर नहीं हुआ तो बिलावल भुट्टो साहब ने खुलेआम वज़ीर आज़म साहब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, फिर उन्होंने वोट से मुताल्लिक़ कहा कि वोट नहीं देंगे। फिर जब वो बजट पास हो गया फिर वो अल्फाज तब्दील हो गए, डार साहब दूसरों के लिए सागडार हैं, मेरे लिए डार अंकल हैं। क्या समझें, फिर हम आगे इंतखाबात भी आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें समर, एक बहुत ही अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है जब आप बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की, और उनके साथ साथ जरदारी साहब भी ऑन वन पेज ही रहे हैं। जो भी मसले मसाइल आए इन्होंने एक साथ इकट्ठा फेस किए। मुल्क की इकोनॉमी के जो मसले हैं उनमें भी बैठ के मुशावरत के साथ हर चीज होती है। तो एक बहुत
अच्छा तरीक़ेकार है, एक अच्छी गवर्नेंस चल रही है, बेहतर गवर्नेंस हो रही है और आगे जो है वक्त बहुत ख़राब है। जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, सदर ज़रदारी की सोच है कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस को हल करने के लिए, इस मुल्क की माशी हब को बेहतर करने के लिए हम सब एक साथ मिल के रहें और सब एक साथ मिलकर इस मुल्क की बेहतरी लाएं। पॉसिबल है तालुर साहब, ये पॉसिबल है, चूंकि देखें माजे हमारे सामने है पॉसिबल। आप वो बात कह रहे हैं जो मुझे नहीं लगता, या 25 करोड़ आवाम को नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। अनकरीब हम वही सारी सूरत देख रहे होंगे जो माजी में हमने देखी हैं, वो घसीटने वाली बातें और चोर डकैत वाली बातें। तो आई थिंक ऐसा पॉसिबल नहीं है। यू थिंक दैट इट वुड बी पॉसिबल? आपने सदर जरदारी के कभी भी मुंह से ऐसी कोई बात नहीं सुनी होगी, ना आप सुनेंगे किसी के लिए भी। उनके लिए तो सुनी गई है ना, उनके लिए तो की गई है ना। वो एक वक्त था, मैं समझता हूँ, जिससे हम बाहर आ गए हैं। एक ऐसे वक्त था जिससे हमें बहुत कुछ सियासी तौर पे सिखा दिया है। तो ये सब वही तो कह रहा हूं, सियासत में वक्त तब्दील होता रहता है। नहीं, देखिए, जहाँ तक बात है ना, जो बिलावल साहब ने बात की, तो हम हर चीज में साथ चले हैं, हम हर चीज में सच्चे हैं। हम कभी बैकस्टैप ना हम पीपल्स पार्टी ने किया है, ना कभी हम बैकस्टैप करेंगे। हाँ, जब सैलाब मुतासिरीन की बात आती है तो क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने सिंध का एक एक डिस्ट्रिक्ट 2-3 बार खुद घूमा था, उन्होंने देखा था क्या दर्द था, फ्लड अफेक्टीज किस तरह रह रहे थे, क्या उनके हालात थे। तो बिल्कुल, जब फ्लड अफेक्टीज की बात आती है, चेयरमैन साहब कुछ जज्बाती होते हैं, जो कि उनका राइट है, क्योंकि ही इज सीन द पेन दैट वी वेंट थ्रू। उसके अलावा आई सी अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप। और अभी शायद आपको ये बात समझ में ना आए, पर आप देखेंगे आगे जाके पीपल्स पार्टी और नून लीग सीट एडजस्टमेंट भी करेगी, खसूसन पंजाब में। अब बात यहाँ पर आपने की कि सैलाब मुतासरीन के बजट से मुताल्लिक, वो बजट अगर मंजूर हो चुका है तो फिर वो बजट मुनसिफाना तरीक़े से फिर जो हक हैं इस बजट में जिनके सैलाब मुतासरीन के, वो कैसे पहुँचेंगे? चूँकि कुछ टाइम पहले मैं खुद बजाते खुद वो सारे मामलात और उन जगहों पर गया, कराची में, जहाँ पर सिंध के उन इलाकों में जहाँ पर सैलाब मुतासरीन को रखा गया था, उनकी जानिब से कहा गया कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से तो कुछ नहीं किया गया, जो वादे किए गए थे वो सब जो है वो वफा नहीं हुए। बजट कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, कैसे मुनसिफाना तकसीम होगी? देखिए, अभी अगर आप हिसाब किताब लगाएं, जो भी फ्लड अफेक्टीज पे खर्चा हुआ है, जो भी उनके एक्सपेंसेस बेयर हुए हैं, तो वो एक्सपेंसेस हमारी एग्रीमेंट थी, डील थी, अंडरस्टैंडिंग थी कि 50% हुकूमत सिंध करेगी और 50% हुकूमत पाकिस्तान करेगी। पर जब हमने ये ब्रेकअप बनाया बैठ के, जो हमने पेश किया इसाक डार साहब को भी, उस बजट के अकॉर्डिंगली जो फिगर्स थे वो बता रहे थे कि 20% जो खर्चा है वो फेडरल गवर्नमेंट ने किया है, 80% सैलाब मुतासिरीन के लिए जो खर्चा हुआ है वो सिंध हुकूमत की तरफ से। दिस इज ऑन द पेपर्स, इट्स अ फैक्ट, इट्स ऑन द बुक्स। तो ये तो जो चीजें हैं चल रही हैं। आज अगर आपने देखा, हमने पूरे पाकिस्तान, पूरे सिंध के सूबे में हर सीट स्वीप की। कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है सिंध में जो आज हमारे पास ना हो। तो आज ऐसा कोई आदमी नहीं है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ना आना चाह रहा हो। तो उसका मतलब है कि हमने फ्लड अफेक्टीज तक की चीजें पहुंची है ना। तैमूर साहब, ये ठीक है, मेरे सवाल के जवाब ये बता दीजिए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बजट जो है वो मुनसिफाना तरीके से तकसीम होगा, किस तरह से होगा? और ये भी मुझे बता दीजिएगा कि अभी तक किन किन इलाकों में उस बजट की तकसीम हुई है? बजट की तकसीम थ्रू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के हमारे होगी। और अभी भी जो है, जो हमने स्कीम्स फाइनलाइज कर ली हैं, उसमें जहां जहां सैलाब मुतासरीन के मेन इश्यूज हैं वहां पर उनको घर बना के दिए जा रहे हैं। जहां जहां पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है वो सारा एक जगह बता दें, चंद एक जगह सिंध की बता दें। आप मेहड़ में चले जाएं, आप डिस्ट्रिक्ट जादू आधा विजिट कर लें, आधे में आपके पास कोई रास्ते रोड रहे ही नहीं है, सब सबमर्ज्ड इन पानी से खत्म हो गए। आप उमरकोट आ जाए मेरी तरफ, कुंडली तहसील और खसूसन समारे में जो है हमारे रोड्स के नेटवर्क खराब है, हमारे स्कूल गिर चुके हैं, बच्चों के पास बैठने के लिए छत नहीं है। तो आप तो हर सिंध के डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, हमारा इरिगेशन सिस्टम कहाँ पर जो पूरा खत्म हो चुका है, वो पूरा हमें रीबिल्ड करना पड़ेगा। और एक मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो थरपारकर के अलावा, क्योंकि थरपारकर में ठीक है। अच्छा तैमूर साहब, ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में सूट नहीं करती कि करना पड़ेगा, चूंकि गुज़श्ता कई सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में। अब तो जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी सिंध हुकूमत के पास आ गई है।
बल्दिया उज़्मा भी सिंध हुकूमत के पास हो गए, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छा काम होगा होपफुली। माया साहिबा, आपने एक बात की कि इसाक डार ने कभी ये बात नहीं बोली कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन जियो पॉलिटिक्स की बात तो होती रही है, माजी की बात है, इसाक डार साहब भी कहते रहे और भी बहुत सारे लोग नून लीग के कहते रहे। जियो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बता दीजिएगा, क्यों कहते थे जियो पॉलिटिक्स से मुताल्लिक, और 215 अरब रुपए के जो बजट आज लगाए गए हैं उनके बारे में भी बता दीजिएगा। वो बजट कौन से हैं, कहाँ खर्च होंगे, किस लिए लगाए गए हैं, किसके कहने पर लगाए गए हैं? अवाम बड़ी परेशान है। देखिए, अवाम तो परेशान है और अवाम का परेशान होना बनता है, क्योंकि जिस माशी हालात में पिछली हुकूमत को जो है पार्लियामान में कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से छुड़वाया गया था, अगर वो आगे जाती, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भी बुरे हालात होते, तो आप समझें कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वोट आउट हुए ना। अच्छा। बात ये है कि अगर जो है ये चीज़ जो है, अब मैं ये सिर्फ मुझे लेट मी जस्ट कंप्लीट, बात ये है कि देखें अगर उनको ना वोट आउट किया जाता तो बात ये है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा संगीन हो गई थी। संगीन इस तरह हो गई थी कि महंगाई बहुत बढ़ गई थी। सैलाब मुतासरीन की जो आप बात कर रहे हैं, सैलाब जो है साउथ पंजाब में भी आया और जो है उसमें शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब इकट्ठे जो है दीगर इलाकों में फिरते रहे और दीगर इलाकों में रिलीफ प्रोवाइड करते रहे। दूसरा जो है जो आप कह रही हैं कि अवाम को हमने कहा नहीं, हमने ये कहा कि IMF के पास जो है हमने बार बार कहा नहीं जाना। देखें, ये अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो जियो पॉलिटिक्स में ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये नहीं कहा गया था कि IMF के पास नहीं जाया जाएगा, ये कहा गया था कि IMF के पास, सिर्फ IMF के पास नहीं जाया जाएगा, डिफरेंट ममालिक को एक्सप्लोर किया जाएगा, जिस तरह टर्की है, जिस तरह चाइना है, जिस तरह सऊदी अरेबिया है, जिस तरह UAE है। हम नहीं चाहते कि हमें IMF टर्म्स डिक्टेट करे जिससे जो है हम आम आदमी पे माशी बोझ डालें, इसलिए जो है बाकी ममालिक में शहबाज शरीफ साहब भी गए। और एक मिनट, IMF के पास नहीं, IMF के पास IMF करते हैं कि प्लान बी काम कर जाएगा, तो किस तरह से उम्मीद है वजीर आजम जिनके पास पूरी हुकूमत है, 25 करोड़ आवाम के किस्मत उनके हाथ में है। लेट मी कंप्लीट। UAE में आप मुझे कंप्लीट, UAE में, टर्की ने, दुबई ने, ये सऊदी अरेबिया में, चाइना ने इसीलिए जो है हमें पैसे दिए ताकि जो है हम IMF के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट ना रहें। और IMF के साथ बार बार जो मुआहदे किए करने की कोशिश की गई, इसीलिए की गई क्योंकि IMF जो कड़ी शर्तें रखना चाहता था, हमें वो कतई मंजूर नहीं थी। अच्छा। और हम नहीं चाहते थे कि आम आवाम के ऊपर जो है ये महंगाई का बम गिरे जिस तरह इमरान खान साहब ने डाला था। अब बात ये है कि देखिए, आप कहें कि जी ये रिलीफ नहीं दिया गया, आपको एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ कि बिस के जो पैसे बढ़ाए गए हैं आम आवाम के लिए, ये इसीलिए बढ़ाए गए हैं ताकि आम आवाम को जो है ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी या पैसे दिए जाएं ताकि वो उनकी क़ुव्वत खरीद बेहतर हो सके। आम आदमी के लिए जो पेट्रोल है, जो इस्तेमाल की चीज है, वो जो है उसकी कीमत नहीं बढ़ाई गई। एक मिनट और जो घी और तेल और इस तरह की चीजें हैं, जो यूटिलिटी आइटम्स की चीजें, उनकी कीमतें नहीं बढ़ाई गई। बात यह कि अगर आप ये कहें कि जो है हम लोगों के पास कोई अलादीन का चिराग था, हम एक साल के अंदर जो है सब कुछ जो है वो 3 साल का चिराग की वजह से लेकर आए थे ना, रिवर्स कर देते, वो तो नहीं हो सकता। कहा गया था कि आएंगे, मौशी हालात ठीक हो जाएंगे, साहब आएंगे, मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाया गया, तो अलादीन का चिराग ही होना चाहिए था फिर आप लोगों के पास। इसाक डार साहब ने जो है अलादीन के चिराग से कतई कोई चीज़ कम नहीं की। और अगर आप उसको टाइम फ्रेम में देखें, 1 साल का अरसा बहुत कम है इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने के लिए, इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि आम आवाम को बिजली के बिल के थ्रू जो है ये आम अशिया के थ्रू और हर किस्म का जो है वो रिलीफ दिया जाए थ्रू दिस बजट, रिलीफ दिया जाए। ठीक है, नून लीग की गवर्नमेंट भी इसकी कोशिश कर रही है लेकिन गालिबन नाकाम दिखाई दे रही है। आपका बहुत शुक्रिया माया जामी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया था तैमूर तालपुर साहब ने, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। नाज़रीन, मौजूदा मुआशी हालात फिर IMF की शराइत हैं, बड़ी सख्त हैं। डार साहब का डरना, फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौम से दुआओं की अपील करना, मामला हालात किस जानिब जा रहे हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करें माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब। आपके वक्त का शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा, जो आज 215 अरब रुपए के मज़ीद नए टैक्सेस लगे, वजह क्या है लगने की? कहाँ खर्च होंगे, क्यों होंगे, किसकी कहने पे ये 215 अरब के टैक्सेस लगाए गए हैं? अवाम वैसे भी बड़ी परेशान है, इस टैक्स के बोझ में मजीद जो है वो पिस जाएगी अवाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ गुड टू बी विद यू ऑन हम न्यूज़। देखें, एक बात हमें बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए, मिनहासुल कौम, पाकिस्तान के पास IMF से कोई फरार नहीं है। पाकिस्तान के पास और कोई जरिया नहीं है कि हम ये रकूम जो अगले साल चाहिए, हमें जो अभी टाइम गुजारना है, जब आप इंटरिम गवर्नमेंट में चले जाएंगे, आज का टाइम 4 अरब डॉलर के ज़खायर पे खड़े हुए हैं। ये भी इसलिए साथ के आपको बैकस्टॉप कर रहा है चाइना। अभी उन्होंने 1 अरब डॉलर वापस उन्होंने लेना था, वो रीप्रोफाइल करके नहीं लिया। 1.3 अरब डॉलर वापस गया, फौरी तौर पे वापस आया। इतनी सेवेरिटी है चैलेंज की। साथ ये भी देखिए कि आपको UAE, सऊदी अरेबिया ने 3 अरब डॉलर प्लेज किए, वो नहीं आए। वो भी यही कह रहे हैं कि IMF कीजिए। अब IMF आपको ये कह रहा है कि वो नहीं समझते कि जो हमारे टैक्सेशन का निज़ाम है वो सवियर इनफ है प्रोग्रेसिव होने में, यानी कि वो अमीरों पे वो टैक्सेस इनफ लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको बढ़ाइए। तो हमने 215 के अभी लगाए हैं। ये भी याद रखिए कि ओरिजिनल बजट में भी 225 के करीब टैक्सेस लगे थे। तो इस पूरी टैक्सेशन में तकरीबन 450 अरब के नए टैक्सेशन जो है वो करनी पड़ी है हमें। इसके साथ साथ कुछ एक्सपेंडिचर कट किया। IMF ने एग्जैक्टली यही कहा था कि अपने कुछ एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनको कट कीजिए। बड़ा माइनर सा कट है, 85 बिलियन रुपीस का जो हमने कट किया। आई वुड हैव लाइक टू सी अ मेजर रिफॉर्म ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। आप ये देखिए कि 801 अरब तो सिर्फ पेंशन्स का तखमीना है। हालात इतने डिफिकल्ट हैं कि हम 800 अरब रुपया खर्च करेंगे तो जो के लोग बैठे हैं उनको पूरी हुकूमत को चलाना है। ये सब कुछ बोरोड है। सब ऑफ चैलेंज साथ यानी कि जो मार्कअप डोमेस्टिक और एक्सटर्नल है उसमें हमने 7,300 अरब वापस करना है। और जो हमारी कमाई है जब हम उसको कर भी लें तो हमें 400 अरब बोरो करेंगे तो सिर्फ यही देंगे। एवरीथिंग एल्स इज ऑन बोरोड मनी। तो इस चैलेंज में और इस हालात को देखते हुए IMF के अलावा कोई चारा नहीं। साल के एनुअल हम सालाना कितना पे करेंगे? एक एस्टिमेटेड रकम बता सकेंगे आप? पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं? ये आपने बहुत अहम सवाल किया है। मैं बारहा कहता रहा हूं, पाकिस्तान ने अगले साल 23 अरब डॉलर जो है वापस करना है। इसमें बहुत सी रकम है जो रीप्रोफाइल की जा सकती है, वो मैं कर भी दूं तो नेट 10 अरब डॉलर नया बोरो करने की जरूरत होगी आपको। वो बोरोइंग कभी भी हम नहीं कर पाएंगे अगर IMF की अम्ब्रेला नहीं होगी। ये भी याद रखिए कि इसके अलावा एक 6 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डॉलर का खसारा होगा। सो 16 अरब डॉलर नेट नए चाहिए। अगर ये 9th रिव्यू कंप्लीट हो जाता है, अभी IMF अपनी डिपार्टमेंट्स के पास जाएगा, दे विल गेट बैक टू यू। आज होता है, मंडे को होता है, अगले हफ्ते वापस आते हैं। 30 जून से पहले वो आपको बताएंगे कि उनका व्यू क्या है। अभी तो हमने अपनी कंट्री का व्यू, अपनी अथॉरिटीज का व्यू देखा है। इसके लिए जरूरी है कि वो हम वापस आए। अगर ये 9th रिव्यू हो भी जाता है तो साथ जो आपने सवाल किया है ना कि ये जो अगले साल के पैसे हैं नेट करके 16 अरब डॉलर ये कैसे जमा होंगे, हमें IMF के एक नए प्रोग्राम की तैयारी करनी पड़ेगी। और ये प्रोग्राम सवाल जैसे है कि ये पूरा कैसे करेंगे? डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, ये जो जियोपॉलिटिक्स की बातें की गई इसाक डार की जानिब से, ये थी क्या, क्यों की गई थी ये जियोपॉलिटिक्स की सारी बातें? जब IMF के पास जाना ही था तो ये सारी बातें करने की वजह क्या थी? और इसके साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि जो रकम हमें एनुअली पे करनी है उसको किस तरह से पाकिस्तान जमा करेगा, वापसी भी देनी है। चाइना की जानिब से सिर्फ अभी इमदाद के मामला चल रहे हैं, दूसरा UAE का आपने जिक्र किया, दुबई का जिक्र किया, सऊदी अरब का जिक्र किया, वहाँ से जो बात हुई थी पैसे वहाँ से अभी तक नहीं आए। तो ये मामला को टैकल कैसे करेंगे और जियोपॉलिटिक्स की बातें क्यों की जा रही थी नून लीग की जानिब से या PDM की जानिब से? आपने दो बहुत ही कलीदी सवाल सामने रखे हैं।
एक तो यह है कि रेसिपिएंट कंट्रीज को ये समझना है कि आपने पहले टेक्निकल मसाइल को हल करना है। वो ये मसाइल थे जो हमने पहले सेगमेंट में बात की कि जी आपके कितना टैक्स हो, कितना एक्सपेंडिचर हो। लेट्स से कि स्टाफ लेवल पे एक एग्रीमेंट हो जाता है, मेरे और आपके प्रोड्यूसर का एग्रीमेंट हो जाता है कि मैं इतने बजे आपके साथ प्रोग्राम में वक्त दूंगा। सो ये मेरा एक पहला एग्रीमेंट है। अब मुझे आपके साथ एक एग्रीमेंट करना है, एक पॉलिसी लेवल पे हम क्या डिस्कशन करेंगे। सो आईएमएफ के साथ अब इस वक्त पॉलिसीज डिस्कस हो रही हैं, उनके डिपार्टमेंट्स के साथ वो फाइनलाइज हो रही हैं। फिर एक तीसरा लेवल है, वो ये है कि क्या पाकिस्तान इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अच्छी कर सकता है। जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने बात की वो यूं है कि वेस्टर्न इकोनॉमीज शायद ये समझती हैं कि हम अपने कलीदी जो काम है वो नहीं करते, हम अपने अमीरों पे टैक्सेस नहीं लगाते, और हम जो उनसे पैसे लेते हैं, हमारा सबसे बड़ा क्रेडिटर जो है साथ वो इस वक्त चाइना है। हम 30 अरब डॉलर से ज्यादा चाइना को ओ करते हैं। तो एक ये ख्याल किया जाता है कि हम पैसे जो लेते हैं इन ममालिक से, वेस्टर्न कंट्रीज, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से, हम चाइना को वापस कर देते हैं। हम ये पैसे लेके जो इतना बड़ा तेल का हम पेमेंट करते हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, ये पैसे वहां चले जाते हैं। तो हमें कन्विंस करना था उनको कि ऐसा नहीं है, और ये कन्विंसिंग तो बाद की बात है। पहले तो अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, लेट्स ऑल प्रे। मैं तो इसमें दुआ भी करता हूं कि अब अथॉरिटीज ने कुछ मूव किया है। ये पहले कर लेते 3 नवंबर को तो आज हम 4 अरब डॉलर के रिजर्व पे ना होते। अब इसी से आपका दूसरा सवाल आ जाता है। अब देखिए ना, अगर 4 अरब डॉलर में 1 अरब डॉलर हमें आईएमएफ का आ जाता है 9th रिव्यू का, 3 अरब डॉलर हमें आ जाएंगे यूएई और सऊदी अरेबिया से, तो 8 अरब डॉलर पे आपके रिजर्व चले जाएंगे। कुछ पैसे आपको चाइना दे देगा। बहुत जरूरी है, आप 9 अरब डॉलर के प्लेजेस करके आए हैं जेनीवा में। इसी से निकलता हुआ एक सवाल ये भी है, जो कि गुज़श्ता रोज अमेरिका की जानिब से कोई एलामिया जारी हुआ कि खुदा ना खास्ता कोई पाकिस्तानी या मुझ जैसा ज़ीशा और इंसान तो नहीं चाहेगा कि उसका मुल्क दोबारा से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में जाए, ब्लैक लिस्ट में जाए, जो कि पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की थी, गुज़श्ता हुकूमत ने भी और इस हुकूमत ने भी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो एलामिया कल जारी किया गया उससे वाज़ेह तौर पर यह कहा जा रहा है कि मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल को देखते हुए FATF में दोबारा पाकिस्तान जा सकता है। इसके मुतालिक आपके पास कोई खबरें हैं? क्या हो सकता है इस सारी सूरत हाल में? खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होगी? साथ चूंकि मैं टेबल पे था और हमने ये काम किया जब FATF का, आप यकीन करें पहले उन्होंने हमें 27 नुकात दिए और कहा कि इस पे काम कीजिए। फिर एक एशिया पैसिफिक ग्रुप उसमें ऐड हुआ और उन्होंने कहा नहीं, अब आप 6 से 7 और नुकात पे काम कीजिए। और उसमें आर्म्ड फोर्सेस, फेडरल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इतनी मेहनत करनी पड़ी, पर हमने शॉर्ट ऑफ द टाइम जो हमें दिया गया था, 1 साल का टाइम 6 नुकात के लिए दिया गया, हमने 6 महीने में पूरे किए। ये हमने बहुत बड़ी चीज की है और पाकिस्तान की रेपुटेशन को ट्रूली लिफ्ट किया है FATF की जो ग्रे लिस्ट थी उससे निकलकर। हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। मैंने इसीलिए कहा था कि ये जो अभी टैक्स एमनेस्टी टाइप $1 लाख हमने ऐड किए हैं, हमने ये कहा कि आप $1 लाख तक किसी भी शख्स को कोई टीटी आती है, हम सवाल नहीं पूछेंगे। दिस इन IMF's opinion, in FATF's opinion is not a thing that we can afford. अभी इस पे क्लैरिटी आना बाकी है कि अथॉरिटीज ने इस पे क्या एक्शन लिया है, क्योंकि आज जब बजट भी प्रेजेंट हुआ तो इस पे क्लैरिटी नहीं आई। सो डॉक्टर साहब यहाँ पर इन शॉर्ट आप ये बताइएगा, चूंकि चाइना और अमेरिका के मामलात सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तान और चाइना के मामलात आप देख रहे हैं, दोस्त हैं, बुरे वक्त में हमेशा साथ रहे, यहाँ बीच में पाकिस्तान फंसा हुआ है। जिस तरह से कल अमेरिका की जानिब से ये बात की गई है FATF की, ये नामुनासिब आप नहीं समझते? पॉसिबिलिटी है कि ये चाइना की वजह से, चूँकि चाइना इस वक्त पाकिस्तान के साथ है, माशी हालात को सुधारने में चाइना जो है पाकिस्तान के, तो इससे कहीं कड़ियाँ मिलती जुलती नहीं है ये सारे मामलात में इस बयानी के बाद? देखिए, ये वाटर जो है शक की गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान चाइना के बगैर भी नहीं चल सकता, क्योंकि ना सिर्फ जो रकूम वो दे रहे हैं, आपको पता है कितना काम CPEC में हो रहा है, CPEC 2 करना है हमने, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट लानी है। आपको पता है अभी हमने एक काउंसिल भी बनाई है इसी सिलसिले में जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगी। ये इसका सबसे लो हैंगिंग फ्रूट जो है ना, वो मिडल ईस्ट की रिफाइनरीज और चाइना का CPEC 2 है। पर हैविंग सेड दैट, जो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है उसमें अमेरिका का
और वर्ल्ड बैंक का और IMF का एक कलीदी रोल है, सो हम उनको भी नाराज नहीं कर सकते। हमें दोनों, और ये हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं, सो हमें ये बहुत ही केयरफुली इस राह में से गुजरना है और IMF को ये यकीन दिलाना है कि हम उनके पैसे जो हैं उनको केयरफुली यूज कर रहे हैं। और ठीक है, पाकिस्तान को IMF को यकीन दिलाना है कि उनके जो पैसे हैं या जो ममालिक पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं उनके पैसे ठीक जगह पे जो है वो खर्च होंगे। पाकिस्तान की जानिब से भी सारे मामलात को हैंडल करने की सरतोड़ कोशिश की जा रही है। आपने हमें वक्त दिया सर, माहिर माशिया डॉक्टर नजीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, 9 मई के साने में मुलव्वस अफराद का मिलिट्री ट्रायल जहां इस वक्त सियासी महाज आराई का मरकज़ बना हुआ है, वहां इस मामले पर कानूनी लड़ाई भी जारी है। इस पर तफसीली बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें सीनियर कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब। उस्मानी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो बेंच के अंदर इख्तिलाफ है इस पर तो मैं बाद में आऊँगा, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, इस केस से मुतालिक बहुत पेचीदा केस है, आइन और कानून क्या कहता है कि जो सिविलियंस केसेस हैं वो मिलिट्री कोर्ट में चल सकते हैं, बिलखुसूस साबिक वज़ीर-ए-आज़म के? देखिए, जहाँ तक के कानून की बात है, आर्मी एक्ट 1952 बड़ा साफ तरीके से कहता है कि सेक्शन 21D(1 and 2) में कि चंद वजूहात की बना पर अगर ऐसी चीज़ हो तो उस सूरत में एक मिलिट्री कोर्ट जो है उनके सामने जो हजरात ऐसे जो आर्मी इंस्टॉलेशन पे अटैक करते हैं या डैमेज करते हैं तो उनका ट्रायल हो सकता है, ये मौजूद है। अच्छा। और वो भी उनके खिलाफ भी ट्रायल हो सकता है जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनका भी ट्रायल हो सकता है। ये आर्मी एक्ट 1952 में लिखा हुआ है। अच्छा, दैट मीन्स के जो चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल, उनके आर्ग्यूमेंट ठीक हैं, काजी फायज़ ईसा जो नामजद चीफ जस्टिस हैं उनके बाद के उनके आर्गूमेंट गलत हैं, इस पर भी बता दीजिएगा। चूँकि 2 जजेस ने तो इस बेंच से अलहदगी इख्तियार की, इख्तिलाफी नोट जमा करवाया काजी फायज़ ईसा की जानिब से, उसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कहा गया था उनकी जानिब से इस इख्तिलाफी नोट में। और दूसरा ये जो दूसरे सीनियर तरीन जज थे तारिक मसूद साहब, उनकी क्या वजह थी इस बेंच को छोड़ने की? तो आगे ये केस तो वैसे ही पेचीदा है, इसका जो इस केस का जो फैसला है वो भी मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। मुमकिन नहीं लग रहा कि इस केस का फैसला ठीक तरीके से आएगा। आप समझते हैं कि ऐसा होगा? नहीं, देखिए, आप जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में जंपिंग द गन, आप अच्छा। आगे चले गए हैं। अच्छा। अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि कानून में प्रोविजन है कि चंद वजूहात की बिना पर, चंद हालात की बिना पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है आर्मी कोर्ट के सामने, ये मौजूद है। वो कौन सी वजूहात हैं वो अलग बात है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर इशू जो सामने आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ पे लोगों ने एक तो इसको भी चैलेंज किया है कि ये जो प्रोविजन है 21D(1 and 2) ये जो है आइन के खिलाफ है और इसको कल अदम डिक्लेयर कर दिया जाए। एक ये कहा है उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा जनरली कि एक सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के सामने नहीं हो सकता, वो एक ऑर्डिनरी सिविलियन के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। ये चीज़ें अच्छा, ठीक है। तो जहाँ तक के अभी तक जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं, जो चीफ जस्टिस साहब जो बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि हम तो इस मामले में पढ़ना नहीं चाहते कि ये 21D जो है 1 and 2 वो आइन के खिलाफ है कि नहीं। हम तो ये सिर्फ देखना चाहते हैं कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये चीज़ है सामने से। सर माजरत के साथ आपने भी कहा कि मैं आगे निकल गया। हुकूमती मौक़िफ़ मैंने आपसे शेयर किया था। हुकूमत कहती है कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, चूँकि फैसला वही आना है जो पंजाब गवर्नमेंट से मुताल्लिक आया था। तो हुकूमत का मौक़िफ़ मैंने आपसे शेयर किया था कि हुकूमत कहती है कि हम नहीं मानेंगे इस फैसले को, चूँकि जजेस के अंदर ही इख्तिलाफ है। होगा क्या फिर? देखिए, होगा ये कि अगर तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया
कि ट्रायल सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता आर्मी कोर्ट्स के सामने, या उन्होंने ये कहा कि ये सेक्शन 2(1)(d)(1 and 2 जो आर्मी एक्ट का है वो कलअदम डिक्लेयर कर दिया, तो उस सूरत में गवर्नमेंट यकीनन कहेगी कि जी हम तो इसको नहीं मानते, क्योंकि ये कोर्ट ही सही नहीं थी जिस तरह के फायदे साहब कह रहे हैं। लेकिन अगर फर्ज किया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अच्छा सर, यहाँ पर ये चीज़ ऐड करना बहुत ज़रूरी है, हुकूमत और अदलिया के दरमियान तो महाजराई है, लेकिन अदलिया के अंदर से भी महाजराई हो रही है ना, तो मामला तो बिगड़ते हुए हमें देख रहे हैं। जी यही तो बात है ना, जो महाजराई हो रही है वो इस बेसिस पे हो रही है कि जो फायजीसा साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कोर्ट तो कोर्ट है ही नहीं, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उस पर स्टे हो गया था, उसके बाद उसका कोई फैसला नहीं हुआ, तो आप कोर्ट बना ही नहीं सकते थे। तो वो इस पॉइंट को इस्तेमाल किया जा सकता है, जो भी जिसके खिलाफ फैसला आएगा वो इसको इस्तेमाल करेगा और कहेगा ये फैसला गलत, लेकिन इसका फैसला कि गलत है ये सही है, ये इतना आसान फैसला नहीं है। फैसला कौन करेगा कि फैसला गलत है या ठीक है? हुकूमत करेगी, जुडिशरी करेगी, या कुछ और कोई और हैं जो इस चीज़ का फैसला करेंगे? जहाँ तक जुडिशरी है वो तो फैसला करेगी कि ये जो आर्मी एक्ट में जो प्रोविजन है सिविलियंस के ट्रायल का वो सही है कि वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसका फैसला करेगी। अगर वो फैसला करती है कि हाँ हो सकता है उसका ट्रायल, तो मामला खत्म हो गया। तो इसके बाद फिर जो दूसरी साइड है जो पिटिशनर्स हैं वो फिर ये कहेंगे कि ये कोर्ट ही नहीं थी, वो भी उस पर यकीन करेंगे। लेकिन अगर फर्ज किया उन्होंने कहा कि ये ट्रायल नहीं हो सकता, तो उस सूरत में फिर गवर्नमेंट जो है मानेगी नहीं, वो कहेगी ये कोर्ट सही नहीं, तो ये इस तरह से मामला चलेगा। ठीक है, सीनियर कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड शायख उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया था 9 मई के वाक़यात के बाद की सूरत हाल, और फिर जो काजी साहब और उमरता बंदियाल के दरमियान जो भी मामला चल रहे हैं उस पर तफसीली बात की थी। नाज़रीन, कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।